गांव में एक कहावत होती है कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, दरअसल इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति की दिन दहाड़े ही हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन जब अपराधियों को पकड़ करके लाती है, सच्चाई जब लोगों को पता चलता है, तो सच में किसी को भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ की एक थाना लगता है कैसरबाग, और इसी कैसरबाग का एक मोहल्ला लगता है गगनी शुक्ला। और इसी गगनी शुक्ला मोहल्ला का रहने वाला प्रत्यूष मणि त्रिपाठी, प्रत्यूष जिनकी उम्र होती है करीब 36 वर्षों के आसपास। प्रत्यूष की पत्नी का नाम होता है प्रतिभा त्रिपाठी। अब प्रत्यूष के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटी होती है। टोटल 3 बच्चे। प्रत्यूष जो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता होता है, जो युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश मंत्री भी रहा है। प्रत्यूष जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, लेकिन प्रत्यूष जब नेता बन जाता है, इसके साथ साथ उसके कई सारे दुश्मन भी हो जाते हैं। प्रत्यूष के घर के पास में ही रहने वाला एक मुस्लिम परिवार, दरअसल उस मुस्लिम परिवार से प्रत्यूष का कुछ आपसी अनबन हो जाती है। अनबन होने के मात्र एक ही कारण होती है कि प्रत्यूष उस मुस्लिम परिवार की एक लड़की को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। वो लड़की रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि इस बात की जानकारी घर परिवार वालों को भी दे देती है कि फलाने ने इस तरह का काम किया है। अब घर के परिजनों को जब इस तरह की कारनामे पता चलती है, तो आकर के प्रत्यूष से झगड़ा तकरारी नहीं करते, बल्कि उसको काफी धमकी भी देते हैं। प्रत्यूष जो कि सत्ता पार्टी का नेता तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम परिवार से वो लड़ नहीं पाता है। बात इतनी आगे तूल ले लेती है कि दोनों ही पक्ष के लोग थाने पहुंच जाते हैं और जाकर के दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस केस को कुछ खास तरीके से नहीं लेती है। अब इसी कारण से प्रत्यूष काफी डर जाता है। प्रत्यूष जब डर जाता है, तो उसके सहयोगी भी जितने लोग होते हैं, सहयोगी भी प्रत्यूष का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि प्रत्यूष के जितने भी सहयोगी लोग होते हैं, उनको लगता है कि जब प्रत्यूष अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो वो खाक मेरा सुरक्षा क्या करेगा। तो प्रत्यूष इस प्रकार से तब डर जाता है कि अब वो थाने के भीतर जाकर एक गनर का डिमांड करता है, जो प्रत्यूष को नहीं मिलता है। इसीलिए प्रत्यूष अपने कई सारे नेताओं के साथ जाकर के मिलता है, उनसे पैरवी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यूष को गनर नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन कहती है प्रत्यूष से कि तुम्हारी जान की खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखने में तुम बेहद ही हट्टा कट्टा हो। लेकिन प्रत्यूष डर डर करके अपने जीवन जीने लगता है। बात मैं आपसे कर रहा हूं 3 दिसंबर 2018 की रात के करीब 9-10 बजे के आसपास की। प्रत्यूष अपने पत्नी से बोलता है कि मैं अपने दोस्त आशीष अवस्थी के साथ शहर के भीतर जा रहा हूं कुछ काम के सिलसिले में, रात तक वापस घर लौट जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास बादशाह नगर के भीतर पहुंचता है, एक सुनसान इलाका में प्रत्यूष के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। अब जिसके कारण से प्रत्यूष काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर पड़ता है, लेकिन प्रत्यूष होश में उस समय होता है। प्रत्यूष अपना मोबाइल फोन निकालता है, तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर कर देता है। इधर पुलिस प्रशासन को जैसे इस तरह की खबर लगती है, वो फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पुलिस पहुंच जाती है। तो देखती है कि पुलिस की मोटरसाइकिल एक तरफ गिरी पड़ी है और प्रत्यूष दर्द के मारे काफी कर्रा रहा है रोड की साइड में। अब प्रत्यूष को आनन फानन में पुलिस लेकर के मेडिकल कॉलेज के भीतर जाती है। साथ ही इस बात की जानकारी जो है प्रत्यूष के पत्नी प्रतिभा को दे देती है। पुलिस इस तरह की खबर देती है, लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, बीजेपी के समर्थकों को पता चलती है, तो धीरे धीरे लोग अस्पताल में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इधर डॉक्टर जब प्रत्यूष का इलाज करते हैं, इलाज के दौरान ही प्रत्यूष की मौत हो जाती है। अब प्रत्यूष की जैसे ही मौत हो जाती है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जितने भी समर्थक लोग होते हैं, उनके भीतर काफी आक्रोश भर जाता है। इसीलिए जितने भी समर्थक होते हैं, अस्पताल से लेकर के गली मोहल्ले, शहर, नुक्के, चौराहे, सब पे नारे लगाने लगते हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव हो जाता है कि पुलिस भी अब काफी तेजी से हरकत में आ जाती है। अब पुलिस प्रशासन जब इस बारे में कहते हैं ना प्रतिभा से पूछताछ करती है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर ही प्रतिभा सवाल करने लगती है। प्रतिभा बोलती है कि मेरे पति पहले ही आपसे कह चुके थे कि मुझे एक गनर चाहिए, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं किया। आखिरकार विरोधियों ने मेरे पति की जान ले ही ली।
पुलिस प्रतिभा से पूछताछ करती है, क्या तुम्हें किसी और पे शक है कि तुम्हारे पति के ऊपर हमला कौन कर सकता है या करवा सकता है? इसमें प्रतिभा अपने पड़ोस के रहने वाले उन मुस्लिम परिवारों का नाम बोल देती है पुलिस से। जैसे ही नामदर्ज मुकदमा दर्ज हो जाता है मुस्लिम परिवार से, पुलिस प्रशासन 2 लड़कों को हिरासत में लेकर थाने चल जाती है, जिसमें से एक का नाम होता है सलमान और दूसरे का नाम है अदनान। पुलिस जब इन दोनों को पकड़ करके लाती है, लोगों को यह बात जब पता चलता है कि प्रत्युष के ऊपर हमला करने वाला 2 मुस्लिम लड़के हैं, मामला काफी गंभीर हो जाता है। दरअसल मामला जो है हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। पुलिस भी उस समय काफी एक्टिव रहती है, चारों ओर अपने सिक्योरिटी गार्ड को फैला देते हैं और चप्पे चप्पे पे नाकेबंदी कर देती है और नजर रखना शुरू करती है। इधर पुलिस जब शव यात्रा निकलता है प्रत्युष का, तो पुलिस भी उसमें शामिल होती है। जन सैलाब उतर जाता है क्योंकि एक नेता था। लेकिन जब उस लाश को जब उसको शमशान ले जाया जा रहा था, तो उस दौरान कुछ हमला भी हो जाता है। लेकिन पुलिस उस हालात को देखते हुए इस केस को काफी गंभीरता से लेती है। अब पुलिस प्रशासन सलमान और अदनान से काफी सख्ती दबाव से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों अपना जुर्म कबूल नहीं करते, क्योंकि दोनों एक ही बात कहते हैं कि साहब प्रत्युष के ऊपर जब हमला हुआ था, हम लोग इस शहर में मौजूद ही नहीं थे। पुलिस जब इनके कहने पे, इनके तहरीर पे इनके मोबाइल का लोकेशन निकालता है, तो उससे साफ पता चलता है कि ये दोनों के दोनों उस समय ठीक शहर में मौजूद नहीं थे। पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के खिलाफ पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं होता है। फिर भी पुलिस हालात को देखते हुए इन दोनों को जेल भेज देती। लेकिन पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करना शुरू करती। पुलिस उस घटना स्थल पे भी जाती है जहां पर प्रत्युष के ऊपर हमला हुआ था। वहां पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तो आखिरकार उसके भीतर प्रत्युष के ऊपर हमला करते हुए करीब करीब 4 से 5 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता उस फुटेज में। पुलिस को अब समझ में नहीं आता है आखिरकार प्रत्युष के ऊपर हमला किसने किया। पुलिस को ये समझ ही नहीं आता है। अब पुलिस को अपराधी तक पहुंचने के लिए प्रत्युष का ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। उस समय प्रत्युष ने जिन जिन नंबर पे बात किया था, उन सारे नंबर को पे कॉल करके थाने पे बुला लेते हैं उन सारे लोगों को। प्रत्युष करीब उस समय 1 घंटे के भीतर 4-5 लोग से बातचीत किया था। प्रत्युष ने जिससे बात किया था, ये 4 से 5 लोग कोई और नहीं बल्कि प्रत्युष के दोस्त ही होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है अनिल कुमार, वहीं दूसरा का नाम होता है महेंद्र गुप्ता, वहीं तीसरे का नाम होता है प्रभात कुमार, चौथे का नाम होता है अमित अवस्थी और 5वां उसका दोस्त होता है आशीष राणा। पुलिस जब इन 5 दोस्तों को, प्रत्युष के 5 दोस्तों को लेकर थाने आती है, 5 से एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम लोगों ने प्रत्युष से क्या बातचीत किया था। 5 के 5 एक ही बात कहते हैं कि साहब प्रत्युष मेरा दोस्त था, इसलिए हम उससे बातचीत कर रहे थे। लेकिन इससे पहले पुलिस इन 5 के मोबाइल का लोकेशन भी निकाल लेती है। अब लोकेशन से ये पता चलता है इन 5 का मोबाइल का लोकेशन भी प्रत्युष के आसपास ही दिखाई दे रहा था। अब पुलिस जब इन 5 से पूछताछ करती है कि जिस समय प्रत्युष के ऊपर हमला हुआ था, तुम लोग कहाँ थे, ये 5 कहते हैं साहब हम लोग शहर से बाहर थे। लेकिन जैसे इस तरह का झूठ बोलते हैं, पुलिस इस बात से समझ जाती है सब के सब झूठ ही कह रहे हैं। पुलिस को ये बात नहीं समझ में आती आखिरकार ये झूठ बोलते क्यों हैं, क्योंकि जिस समय प्रत्युष के ऊपर हमला हुआ था, इनके मोबाइल का लोकेशन उसके साथ ही दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए पुलिस अब इन 5 से सख्ती दबाव से पेश आना शुरू हो जाता है। पुलिस जैसे अपना दबाव दिखाती है, दबिश डालती है, वैसे ही अपनी सच्चाई कबूल करते हैं 5। लेकिन जब भी प्रत्युष की हत्या के बारे में पूरी कहानी बताते हैं, तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल प्रत्युष को लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे जब गनर नहीं मिलता है पुलिस प्रशासन की ओर से, तो डर डर करके जीवन जीता है। पुलिस अब गनर हासिल करने के लिए पुलिस से जो गनर उसको चाहिए था प्रत्युष को, इसके लिए एक प्लान तैयार करता है। अब वो अपने दोस्त को इकट्ठा करता है और गनर पाने के लिए वो कहता है मेरे ऊपर हमला करो, और इस चक्कर में मेरे गनर भी मिल जाएगा और विरोधी जो होता है मुस्लिम परिवार वो जेल चला जाएगा। प्रत्युष इस तरह का कुछ प्लान बनाता है। प्रत्युष का दोस्त तैयार नहीं होते, लेकिन सबको इमोशनल कर देता है, अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। इसी प्लान के तहत 3 दिसंबर के रात के करीब 9 बजे के आसपास जब घर से निकलता है, जैसे बादशाह नगर में जाता है, सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी को रोकता है और अपने 5 दोस्तों से बारी बारी से फोन पर बातचीत करता है, सबको वहां पे इकट्ठा कर लेता है। जब उसके 5 दोस्त वहां पे पहुंचते हैं, उसमें से एक दोस्त अपने साथ में एक तेज धारदार हथियार लेकर के आता है। और जब 5 इकट्ठे वहां पर होते हैं, प्रत्युष उनसे अपने ऊपर हमला करने की बात करता है,
लेकिन ये सारे लोग चाह करके भी प्रत्युष के ऊपर हमला नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्युष कहता है कि जो मैं कहा हूं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद तुम लोग रख लो, मुझे गनर नहीं मिलेगा, और जब तक मुझे गनर नहीं मिलेगा मैं खुद का तो क्या तुम लोग का भी सुरक्षा नहीं कर पाता हूं। इतना मजबूर इमोशनल करता है कि आखिरकार उसमें से आशीष अवस्थी जो होता है वो प्रत्युष के हाथ पे उस चाकू से एक छोटा सा हमला करता है। अब हल्का सा जब हमला करता है उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन प्रत्युष कहता है कि मात्र इतनी सी चोट की वजह से ही पुलिस प्रशासन मुझे गनर नहीं देगी। दरअसल हमला कुछ इस प्रकार से तुम लोग करो कि सबको लगे कि हमला करने वाला मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्युष अपने सहयोगी से फिर कहता है, दोस्तों से कहता है कि तुम मेरे सीने पे वार करो, मेरे सीने पे चाकू मारो। इसलिए आशीष राणा उस सीने को चाकू से सीने पे वार कर देता है, लेकिन उसके सीने पे जब उस चाकू से वार करता है आशीष राणा, गलती से वो चाकू उसके सीने में काफी तेजी से वार हो जाता है, जिसके कारण से उसके सीने से काफी मात्रा में खून निकलने लगता है। अब दर्द जब उसको काफी होती है, प्रत्युष अपने आप को कैसे भी संभाल लेता है और अपने सारे दोस्तों को वहां से जाने भागने के लिए कह देता है। अब जब सारे के सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद खुद प्रत्युष ही पुलिस के नंबर पे कॉल करता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे तब तक पहुंचती है तो प्रत्युष को उठा करके अस्पताल के भीतर पुलिस ले जाती है। लेकिन प्रत्युष जब अस्पताल में जाता है तब तक उसके शरीर से अधिक मात्रा में खून निकल चुका था। अब ज्यादा मात्रा में खून निकल जाने के कारण से ही आखिरकार प्रत्युष की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। आशीष राणा कहता है कि साहब हम लोगों ने जानबूझ करके प्रत्युष को नहीं मारा है। हालांकि सब के सब जो है जब अपना जुर्म को कबूल करते हैं पुलिस के सामने, पुलिस इन सबको अपने साथ गिरफ्तार करके जेल के भीतर डाल देती है। लेकिन पुलिस को ये बात पता होता है कि जब ये खबर लोगों को पता चलेगा कोई भी इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। इसीलिए पुलिस पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। प्लान के तहत ही कुछ दिन पहले प्रत्युष का एक दोस्त अमीनाबाद के एक मेडिकल स्टोर से एक ग्लव्स खरीद करके लाया था। पुलिस उस मेडिकल स्टोर के ऊपर जाती है और जाकर के वहां से सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग निकलवाती है। जिस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के भीतर ग्लव्स को खरीदते हुए व्यक्ति मिल जाता है। पुलिस इसी को आधार बना करके प्रेस वार्ता कर देती है और फिर इस केस का खुलासा कर देती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब प्रत्युष की पत्नी प्रतिभा को पता चलता है, प्रतिभा बोलती है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। दरअसल पुलिस जब अपराधियों को नहीं पकड़ पाई तो प्रत्युष के दोस्तों को ही इस केस में फंसा दिया है। लेकिन प्रत्युष की पत्नी इस केस की सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, लेकिन फिलहाल इस केस की फाइल बंद पड़ी और सलमान और अदनान को पुलिस ने रिहा कर दिया है। दोस्तों पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।